यह बात तो आपको पता होगी कि भारत में जितनी भी पेट्रोल की गाड़ियां हैं उनमें पेट्रोल मिलावटी है, और यह मिलावट भारत सरकार ही तय कर रही है। ये मिलावट किस प्रकार की है कि इसमें इथेनॉल मिलाया जाता है। तो E10, E20, E30 इस प्रकार के नाम आपने सुने होंगे। इसका मतलब क्या होता है कि पेट्रोल में अगर 10% इथेनॉल मिलाया गया है तो E10 है, 20% है तो E20 है, और 30% अगर होगा तो E30 होगा। तो ये मिलावट को लेकर के कुछ साल भी तय किए थे, टारगेट तय किए थे भारत सरकार ने कि हम इतने इतने साल में इतना टारगेट कर लेंगे कि इतना हम इथेनॉल मिलाएंगे, जिससे उन्होंने अपने फायदे भी बताए थे। क्या फायदे हैं वो हम भी आपको बताएंगे। लेकिन बात यह कि अभी कुछ महीने पहले ही E20 को लेकर के तय हुआ था कि अब सारे पेट्रोल पंप में मिलेगा, और अनिवार्य कर दिया गया था कि सारे पेट्रोल पंप अब E20 पेट्रोल बेचेंगे, 20% इथेनॉल होगा। लेकिन अभी सुनने में आया कि E30 आने वाला है। तो अब ये कैसे, अब क्या ये बिकना शुरू हो जाएगा? खबर क्या है, चलिए इस बात को समझते हैं कि E30 के लिए यानी कि इथेनॉल की 30% जो मिलावट होगी, यह बात कही किसने है? तो यह बात कही है BIS ने, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने। कैसे? इन्होंने एक इंफॉर्मेशन जारी की है 15 मई को, जिसमें उन्होंने एक स्टैंडर्ड नंबर, एक मानक नंबर IS 19850/2016 ये नंबर जारी किया। इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे है 2026, 2026 है ना, तो ये ईयर का नंबर हो गया और ये सीरियल नंबर हो गया। सीरियल नंबर काम क्या करता है, किस चीज के लिए वो बताता है कि ये सीरियल नंबर है, ये मानक किस चीज के लिए आया था। तो ये मानक किसके लिए है? एथेनॉल के लिए। तो ये स्टैंडर्ड क्या तय करेगा? ये बताएगा कि जो गाड़ियों में बनने वाले प्रोडक्ट हैं, वो जो इंजन है वो E30 के हिसाब से उसमें चीजें पार्ट्स लगे, पार्ट्स को बनाया जाए। E30 को बनाने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से हो। तो ये पूरी प्रक्रिया E30 को लेकर के, उससे गाड़ियों से जुड़े पार्ट्स को लेकर एक पैमाना तय करती है, इंजन को लेकर के एक पैमाना तय करती है कि इन चीजों का ध्यान आपको रखना है E30 के हिसाब से बनाने के लिए। तो अब बात आती है कि ये आखिर इथेनॉल है क्या? सीधे बहुत साधारण भाषा में कहूं तो ये एक बायोफ्यूल है, जैव ईंधन, और इसे नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। जैसे कि अभी जो पेट्रोल है वो दरअसल क्या है, वो जीवाश्म ईंधन के थ्रू मिल रहा है हमें, है ना, जीवाश्म ईंधन है वो, क्योंकि हम कहीं से ला रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, और एक दिन वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जैव ईंधन खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बनता किससे है? देखिए, ये जैसे बनता है गन्ना, मक्का, चावल, अब तो और बहुत सारी चीजों से बनता है, लेकिन शुरुआती तौर पर जैसे इनसे बनता है, तो ये और भी जो भी चीजों से बनता है, ये जो बन रहा है, इसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश खत्म नहीं होगा। अब ये बनता कैसे? कैसे हम इससे एथेनॉल मिला रहे हैं और वो चीज बना दे रहे हैं जो पेट्रोल की तरह पेट्रोल में मिल के हमारी गाड़ी को चलाने का काम कर रहा है। ये हैरानी की बात है ना। देखिए, इन सब चीजों के लिए क्या होता है, इनका फर्मेंटेशन होता है। अब फर्मेंटेशन होता है किससे? खमीर से। क्या हो गया इसका मतलब? जैसे कि आपने देखा होगा कि दूध में थोड़ा सा बैक्टीरिया मिला और उसमें जो उसके शुगर थे उसको उन्होंने खा लिया और वह खट्टी हो गई। तो ये क्या हो गया? किण्वन। इसी को बोलते हैं किण्वन। ठीक है, तो किण्वन हो गया। तो ये किससे हुआ? खमीर से हुआ। इससे क्या बना? इससे दो चीजें बनी। एक बना अल्कोहल, प्लस बना गैस। ठीक है, तो गैस तो निकल गई, अल्कोहल बचा। अब इसमें मिलाया गया पानी। ठीक है, अब क्या किया गया? अब इसे दिया गया तापमान। तापमान दिया गया मतलब गर्म किया गया। जब गर्म किया गया, तापमान बढ़ाया गया, तो पानी के भाप बनने से पहले ही अल्कोहल उससे कम तापमान में भाप बन जाती है, उसको इकट्ठा कर लिया गया। फिर जब वो तापमान बढ़ने के बाद हमें क्या मिला? एथेनॉल मिला। जो यह एल्कोहल ही एथेनॉल था, लेकिन अब यह एल्कोहल एथेनॉल जो है प्योर होने की तरफ है। फिर इसको और प्योर करेंगे, और प्योर करने का मतलब है जो अनावश्यक चीजें हैं वो इससे हटाएंगे, और फिर उसके बाद ये जब हमारी आवश्यकता के हिसाब से बन जाएगा तो इस्तेमाल करेंगे। तो इसका कंबशन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से होता है। ये कार्बन उत्सर्जन जो है कम करता है, पेट्रोल की तुलना में कम करता है। तो कार्बन उत्सर्जन कम करना तो सिर्फ भारत का नहीं, दुनिया का लक्ष्य है, तो उसके लिए काम करेगा। अब मोटे तौर पर ये समझे कि ये है जो एथाइल अल्कोहल है, C2H5OH है। और जैसे मैंने आपको कहा, इसकी जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, फिर डिस्टिलेशन होता है, आसवन होता है। आसवन मतलब मैंने वही कहा था कि तापमान जब बढ़ाया जाता है तो कैसे वो उसके बाद आगे बदलती है और उसको फिर प्योर किया जाता है। फिर इसका जो होता है ना, ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है। आपने ऑक्टेन नंबर सुना हो? ऑक्टेन नंबर की होता है जो पेट्रोल होता है, हर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर होता है।
कि 90% है, 93 है, 95 है, यानी कि इंजन की जो नॉकिंग की आवाज होती है, इंजन के काम जो होता है, परफॉर्मेंस होती है, वो बेहतर होती है कि ऑक्टेन नंबर किसी ईंधन का कितना अच्छा है। पेट्रोल की बात करें तो अभी जो E20 पेट्रोल है उसके लिए तय किया गया था कि 95 ऑक्टेन नंबर होना जरूरी है, लेकिन ये नंबर तो अब उससे कहीं ज्यादा 108 पहुंच रहा है E30 के लिए बताया गया है। लेकिन इससे ये कहा गया है माइलेज जो है वह कम होगी, क्योंकि एनर्जी कंटेंट इसमें 25-27% पेट्रोल की तुलना में कम होता है। फिर उसके बाद बार बार उगाया जा सकता है, इसलिए आसान है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की जो ये है उत्सर्जन कम करेगा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा। ठीक है, तो गन्ना, मक्का, चावल, गेहूं, बाजरा, टूटे अनाज, ये सब इसके प्रमुख सोर्स हैं। अब बात की जाए तो ये भी 3 पीढ़ियों में आते हैं। 3 पीढ़ी में हम अभी देखें तो दूसरी पीढ़ी की तरफ बढ़ चुके हैं, तीसरी पीढ़ी की तरफ नहीं बढ़े, क्योंकि एक लड़ाई चल रही है कि जो गन्ना, जो चावल, जो मक्का एथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हमारी गाड़ी के पेट्रोल में मिलाने के लिए हो रहा है, वही हमारे खाने पीने की भी तो चीज है, वो हमारे कंजम्पशन की भी तो चीज है। तो लड़ाई चल रही है हमारी थाली वर्सेस हमारी गाड़ी की टंकी की। तो पहली जनरेशन में जो हम खाते थे उससे बनता गन्ना, मक्का, चावल, गेहूं, बाजरा, तो इसमें ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 30 से 40% की कमी आती थी, और इसको बनाना जो है आसान था, और इंडिया में इजिली ये बनाया जा सकता है, इसमें कॉस्ट कम लगता है। लेकिन फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन में होगा जो हम फेंक देते हैं उससे बनाए, जैसे धान का पुआल होता है, गेहूं की भूसी होती है। अब इन चीज से जब बनाना है तो इसमें ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी और कम होगी, 60 to 90%। लेकिन बात यह है कि ना ये खाने पीने में भी हमारे नहीं आता है, लेकिन इसको बनाना थोड़ा महंगा है, और उतना अच्छा अभी बिजनेस कहें कि मेथड इसके लिए नहीं बन पाया है, तो इसलिए थोड़ा सा महंगा है, इसलिए अभी कुछ जगह पे शुरू हुआ है लेकिन चल रहा है। लेकिन तीसरा वाला एलजी, यानी कि जो शैवाल, एक तरह से हम कहें काई, जो वेस्ट वाटर सीवेज होता है उन जगहों पे, पानी वाली जगहों पे जहां पे हमें कोई जमीन की जरूरत नहीं है, वहां पे हम एलजी शैवाल को उगा करके और उसके बाद उससे हम बना सकते हैं। तो इससे 90% तक जो ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या होता है, वो गैस है जो सूर्य का प्रकाश धरती पे आया और वो उसके साथ जो गर्मी आई, अब वो गर्मी वापस भी जानी चाहिए, तो वापस क्यों नहीं जा पा रही, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें उसे रोक लेती हैं। तो ऐसे में वो ग्रीन हाउस गैसों को ही तो हमें कम करना है, इस वैश्विक, तो पूरी दुनिया के जो टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है ग्रीन हाउस गैसों की, यही हमें कम करना है। तो ये 90% तक इसमें कम हो जाएगा, और इसमें हम वो चीज, ये शैवाल हम खाएंगे नहीं ना, ये जलीय पौधे हम खाएंगे नहीं, और दूसरी बात यह है कि इसके लिए जमीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बात यह है कि ये थोड़ा सा भी महंगा है, और इस पे अनुसंधान अभी R&D चल रहा है कि कैसे हम इसको बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे, और इसकी टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हो रही है, तो अभी हम इससे इंडिया में तो इससे दूर हैं। अब बात आती है कि 20 साल में हम इथेनॉल में अभी E20 तक पहुंच गए हैं, और सवाल है E30 का। देखिए यहाँ पे सवाल भी है, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि हमारी गाड़ियों की हालत खराब हो जाएगी। E20 लायक तो अभी आने शुरू हुई हैं, जिनके पास E10 वाली थी उनको, उनकी गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रही, माइलेज में प्रॉब्लम आ रही, तो सवाल कई बार ऐसे उठे हैं। तो ये शुरुआत, लेकिन फिर भी हम देखें इथेनॉल मिलाने की 2003 से, यानी कि आज से 20 साल से भी ज्यादा हो गया। 2003 में इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम EBP शुरू हुआ था 9 राज्यों में, और E5 ये था कि पेट्रोल में 5% का इथेनॉल मिलाया जाएगा, और ये टारगेट कुछ ही सालों में पूरा हो गया। फिर ये टारगेट पूरा हुआ तो ये था कि अब जो है E10 की तरफ बढ़ेंगे, तो E10 भी पूरा हो गया 2021 में। फिर E10 जब पूरा हुआ तो E20 का टारगेट रखा गया 2030 का, और वो भी फिर 2025 में बदल गया। यानी कि 2003 में हमने 5% शुरू किया, 2022 में हमने 10% अचीव कर लिया, 2022 में हमने 10% अचीव किया। ठीक है, यहां पे मैं अलग से लिख देता हूं 2022 में, हाँ ये समय से पहले हमने 10% अचीव कर लिया। फिर उसके बाद हमने 20% के E20 के लिए टारगेट रखा था 2025 में, वो भी हमने उसको हासिल कर लिया। 2030 था, हमने उसको पहले हासिल कर लिया। अब उसके बाद देखें तो मोदी जी ने ई फ्यूल जो लॉन्च किया था फरवरी 2023 में लॉन्च किया था, हमने टारगेट 2030 का रखा था, लेकिन हमने 2030 के पहले ही उसको हासिल कर लिया है। और अब E30 के लिए BIS नोटिफिकेशन आ गया है, नोटिफाइड हुआ है। इसका मतलब ये है कि अब आगे वो गाड़ियां आएंगी, अभी आने में इनको समय लगेगा, कुछ साल लग जाएंगे, लेकिन इतनी इजीली नहीं होगा। अब बात की जाए यह चर्चा में इतना ज्यादा क्यों है, इतना ज्यादा सोशल मीडिया में या हर जगह क्यों बात चल रही है, क्योंकि देखिए देश में ना
85 से 88 के बीच में हम बाहर से कच्चा तेल मंगा रहे हैं, हमारी जरूरतें पूरी हो रही हूँ उस तेल से, तो हमें इंपोर्ट जो करना पड़ता है उसके लिए क्या देना पड़ता है हमें, डॉलर। एक तो वो डॉलर महंगा हो गया, पर बैरल जो था तेल कुछ महीने पहले $71 पर बैरल था, वो $128 पर बैरल तक चला गया, महंगा हुआ, ठीक ठाक महंगा हुआ। तीन हमारी जो पेट्रोल जो हम कहें ऑयल की कंपनी है भारत की, वो तीनों हर दिन के 1600-1700 करोड़ रुपए के घाटे में जा रही हैं पिछले लंबे समय से। अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला भी था पेट्रोल का इस्तेमाल कम करने के लिए। तो उसमें क्या था कि एक तो दुनिया भर में कहीं भी तनाव बढ़ता है, स्पेशली जब मिडिल ईस्ट में, तो पेट्रोल के दाम बढ़ते ही हैं, और इससे क्या है हमारी जो उस पे जो हम इतने निर्भर हैं उस निर्भरता को कम करने के लिए इथेनॉल मिलाना एक उपाय लगा। लेकिन हम देखें तो विदेशी मुद्रा भंडार भी इससे बचेगी, तो हम सालाना $4 बिलियन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आज की डेट में हम E20 की वजह से बचा पा रहे हैं। E30 की वजह से हम 4 से और ज्यादा बढ़ा पाएंगे, बचा पाएंगे। फिर किसान को कह रहे हैं कि इससे फायदा होगा, लेकिन देखिए इसमें किसान और जो इसका व्यापार कर रहे हैं उनको भी फायदा हो रहा है। ज्यादा फायदा किसको हो रहा है आपको भी पता है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि किसान ज्यादा फायदे के लिए इसको उगा भी रहे हैं, लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं इससे फसलों का जो उत्पादन का विविधीकरण था वो कम हुआ है। लोग वही फसल उगा रहे हैं जिसमें दिखता है कि चलो अगर इसमें फायदा तो ये उगाओ, अब बार बार वही उगा रहे हैं। उससे जो मृदा के पोषक तत्व हैं वो भी थोड़ा सा नुकसान तो पहुंचेगा। और पर्यावरण को लेकर के 736 लाख मीट्रिक टन जो कार्बन उत्सर्जन है वो कम हुआ है, 30 करोड़ पेड़ के बराबर। तो ये जो है हमारी तरफ से जो ये इथेनॉल मिलाने से ये कार्बन उत्सर्जन जो कम हुआ है वो सच में हुआ भी है, ये बात नो डाउट है। लेकिन अब यहाँ पे हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फ्रेमवर्क को समझ लें, यानी कि जो हमने कहा था ना कि जो स्टैंडर्ड आए हैं वो किस हिसाब से आए हैं, वो इस हिसाब से आए हैं। ऑक्टेन रेटिंग जैसे रेटिंग बता दी है कि 108 होनी चाहिए, तो यानी कि जो कंबशन है इंजन की परफॉर्मेंस वो बेहतर करे। वेपर प्रेशर को लेकर के भी इसी स्टैंडर्ड के माध्यम से पता चला है कि अब वेपर कितनी बनेगी ये भी तय हो, उसके लिए भी एक लिमिट बना दी है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सल्फर जो होता है वह सल्फर भी, उसका सल्फर जितना कम होगा ईंधन में वह प्रदूषण कम करेगी। तो इसमें यह भी तय कर दिया गया है स्पेसिफिकेशन में, फ्यूल में सल्फर की मात्रा इतनी सीमा से कम होनी चाहिए, एक सीमा निर्धारित कर दी। यही स्टैंडर्ड जो है उससे यही सब अभी तय हुआ है E30 के लिए। फिर उसके बाद इम्प्योरिटी लेवल की, हमारा जो ईंधन होगा उसमें कितनी इम्प्योरिटी होगी, वो ब्लेंडिंग जो हम करेंगे इथेनॉल की उसमें कितनी इम्प्योरिटी हो सकती है, और इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो सीमा तय कर दी है। समझ गए? तो ये पूरा स्टैंडर्ड जो आया था, नंबर आया था उसी की वजह से। अब मैंने कहा बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है फूड वर्सेस फ्यूल का। वही हमारी खाने की थाली एक तरफ गाड़ी की टंकी है। और वो चीजें जैसे हमने कहा फर्स्ट जनरेशन की मक्का, गन्ना, चावल, कहीं ना कहीं ये दोनों तरफ इनकी खींचतान है। तो 2023-24 में 42.74% इथेनॉल किससे बनता है? मक्के से बनता है। और 2023-24 में फिर हम देखें शुगर या इथेनॉल दोनों में कंपटीशन हुआ और यहाँ पे इथेनॉल प्रोडक्शन 45% गिरा। ठीक है, शुगर रोज से, यानी कि इससे बढ़ा। गन्ना और मक्का आगे पीछे ये चल रहे थे, चावल भी इस पे आ गया। तो ये जो थे कहीं ना कहीं, अब इससे हो क्या रहा था कि लोग इसको ज्यादा भी उगा रहे थे क्योंकि इसकी डिमांड दो तरफ थी, तो लोग इसको ज्यादा उगाने लगे। इससे इनडायरेक्ट इंपैक्ट हुआ दालों पे। दाल 2 लाख हेक्टेयर, जैसे तुअर, उड़द, मूंग, इन सब के लिए उत्पादन के लिए वो जमीन कम हो गई जितने में पहले होता था। 7 लाख हेक्टेयर इनके लिए कम हो गया। तिलहन, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, सरसों, बाजरा, ज्वार के लिए भी कम हो गया। इसके अलावा गेहूं के लिए भी। तो ये सब इनका गेहूं का जैसे स्टॉक कम हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उत्पादन अब कम कर रहे हैं। जिनकी डिमांड बढ़ी है, दो तरह से, दो वजहों से बढ़ी, उसको ज्यादा महत्व मिल रहा है। अब आप तो सुने होंगे कि चीनी के को विदेश निर्यात पे भी हाल ही में क्या किया गया है, रोक लगाई गई है कुछ महीनों के लिए, जिससे उसकी कीमत को नियंत्रित किया जा सके। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही है। अब यहाँ पे आम आदमी के टेंशन क्या है? गाड़ी परेशान हमारी अभी तो E20 के हिसाब से भी बहुत लोगों की नहीं है। E20 के हिसाब से जिन्होंने ले ली है वो कहेंगे E30 आ रही, हमारी गाड़ी के पार्ट्स और गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी, माइलेज को लेकर के प्रॉब्लम आएगी। और ज्यादातर हम देखें तो इंडिया में 20 करोड़ से ज्यादा तो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर से भी ज्यादा, उनको और डर है। पेट्रोल पंप पर भी कंफ्यूजन है कि अभी भी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि पेट्रोल डलवाना कौन सा है। हालांकि अभी E20 जो है कंपलसरी कर दिया गया है, लेकिन लोगों के मन में कंफ्यूजन है। दूसरी बात मैंने कही थी चीनी वाली बात, उसकी डिमांड अगर बढ़ी है, सप्लाई कम होगी तो कीमत बढ़ने का डर है। और सोशल मीडिया पर इसको लेकर के पैनिक आ गया है कि अब E30 की बात आ गई मतलब गाड़ी बिकनी शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल ऐसा नहीं है। अब बात की जाए
फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की, ये भी सुनने में आपको आएगा ये क्या है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल एक ऐसा व्हीकल बनाने की कोशिश है जिससे चाहे E20 हो, चाहे E30 हो, चाहे E85 मतलब 85% इथेनॉल, चाहे E100 हो। E100 का मतलब है कि 100% इथेनॉल नहीं होगा, E100 में भी 95% तक होगा, 5% तक बाकी ईंधन रहेगा, हो सकता है पेट्रोल या कुछ और रहे। 100 पूरी तरह से अचीव करना थोड़ा मुश्किल रहता है। अब इन सब में देखिए क्या होगा कि ऐसा परफॉर्म करने वाली गाड़ी व्हीकल बनाए जाएंगे तो इन सारे इथेनॉल ब्लेंडिंग के हिसाब से काम कर सकें और जैसा उसमें यूज हो फ्यूल उस हिसाब से वो वर्क कर सकें। तो फ्यूल कैपेसिटी जो रेगुलर 5 E5 E10 से थी, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल में क्या होगा, E20 से E100 तक सबके लिए रहेगी। फिर उसके अलावा स्टैंडर्ड जो उसमें जो रबड़ होती हैं फ्यूल लाइन और सील्स की, वो जो होंगी इथेनॉल रेजिस्टेंट मटेरियल होगा, यानी कि वो खराब नहीं होगा। आमतौर पर यही शिकायत थी, वो रबड़ और वो सील्स होती थी खराब हो जाती थी। और जो इंजन कैलिब्रेशन है वो ठीक रहेगा, अब जो है ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा और ब्लेंड जो है उस किस हिसाब का है हमारे ईंधन में, उस हिसाब से वो वर्क करेगा। तो अभी ज्यादा कारें फ्यूल फ्लेक्स की है नहीं, अभी तो शुरू ही है। 99% से भी ज्यादा कारें सब नॉर्मल वही मैक्सिमम E20 तक ही हैं, E20 की ऊपर वाली तो अभी एक भी नहीं। तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल बनने शुरू हुए हैं, कई कंपनियां इस पे काम कर रही हैं। इनफैक्ट टाटा, महिंद्रा, होंडा और हुंडई, बहुत सारी मारुति सब काम कर रही हैं। और कुछ समय में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल देखने को मिलेंगे, ऐसे व्हीकल जो हर प्रकार की ब्लेंडिंग के हिसाब से उसके फ्यूल के इस्तेमाल के लिए काम आएंगे। तो खैर ये भविष्य है। अब बात की जाए चुनौतियों की, तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है। अब इतना आप सोचिए, E20 से अगर E30 पे हम आते हैं, यानी कि इथेनॉल जितना अभी बन रहा है, जैसे 100 लीटर भी बन रहा है, तो सीधे 150 लीटर बनने लगेगा। तो वो उत्पादन बढ़ेगा, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। दूसरी बात, पानी का संकट। अब ये कहा गया कि अभी 4 अरब लीटर एक्स्ट्रा पानी चाहिए। E20 जो हमारा है उसके लिए, इथेनॉल बनाने के लिए 4 अरब लीटर पानी चाहिए और 2860 लीटर पानी प्रति लीटर इथेनॉल। इतना ज्यादा पानी लगता है 1 लीटर इथेनॉल के लिए। ये खबरें कई बार आई, यानी कि इथेनॉल बनाने में पानी खूब जा रहा है, पानी का संकट खड़ा नहीं हो जाएगा, ये सवाल उठता है। फिर मोनोक्रॉपिंग, जैसे मैंने कहा कि चीनी, राइस, मक्का, इन्हीं सबको लोग ज्यादा उगा रहे हैं और विविधता कम हो रही है। और प्राइस की बात करें तो अनसर्टेनिटी, यानी कि जो इथेनॉल है उसकी कीमत कोई कम नहीं है, उसकी कीमत भी ठीक ठाक है, इसकी वजह से पेट्रोल की कीमत भी कम नहीं हुई है और ज्यादा ही कीमतें तो अब देखिए अब बढ़ ही रही हैं। फिर उसके बाद मानसून पर डिपेंडेंसी, इथेनॉल यानी कि आपके पेट्रोल की कीमत, अभी ये होता था कि बाहर लड़ाई चल रही है तो अभी पहुंच नहीं पा रहा है तेल, आयात नहीं कर पा रहे हैं हम, लेकिन फिर क्या होगा, इस बार मानसून नहीं आया तो इस बार इथेनॉल महंगा हो जाएगा, इसलिए पेट्रोल महंगा हो जाएगा। तो ये खबरें भी आ सकती हैं, हो सकता है भविष्य में सुनने को मिले। और माइलेज को लेकर के जो चिंता है कि जो कह रहे हैं कि E10 से E20 में 7% माइलेज, हालांकि कुछ लोग दावा करते हैं इससे ज्यादा भी कम हुआ है। कह रहे हैं कि जो E100 आएगा, जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल आएंगे, वहां पे माइलेज तो 30% या उससे भी कम देखने को मिलेगा। ये सारी चिंताएं हैं और इन्हीं चिंताओं के बाद हम आगे की रास्ता देखें तो अप्रैल से तो मैंडेटरी है, तैयारी E30 की है और इसके लिए E30 जो को कोशिश की जाएगी रोल आउट करने की 2028 से 30 के आस में, एक अंदाजा लगाया गया है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल लाने की कोशिश की जा रही है जो हर प्रकार के पेट्रोल में काम आ सके। और मुख्य रूप से सब क्यों किया जा रहा है, नेट जीरो कार्बन इमिशन 2070 के लक्ष्य के लिए, कि हम शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करें, यानी कि जितना कार्बन उत्सर्जन करते हैं उतना ही वातावरण से कार्बन को हम स्टॉक कर पाए, वैसी कोशिश, या हम कम कर पाए कार्बन उत्सर्जन। तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल तो खाने पीने वाले थे ना, तो हमें उससे छोड़ के सेकंड जनरेशन पे एटलीस्ट आना होगा, थर्ड जनरेशन पे आने की तो कोशिश करनी ही है। फिर उसके बाद हमारा जो स्टॉक है उसमें हम ये देखें कि हम उन चीजों को ज्यादा लें, जैसे कि ज्वार हो गया, उसके अलावा बांस हो गया, ऐसी चीजों को ज्यादा लें जो हम कम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब चीजों को लेने की ज्यादा कोशिश करें। एलगी जैसे मैंने बोला ना, तो थर्ड जनरेशन के लिए उस तरह की चीजें काम आएंगी। और उसके अलावा कि इसमें किसानों को और प्रॉफिट मिले, ये कोशिश होनी चाहिए, ये नहीं कि फायदा किसानों को ना मिले, उस पूरे बिजनेस को मिले। अब एक सवाल है, सवाल ये है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम किस वर्ष शुरू हुआ था? 2003 बी, 2005 सी, 2007 और डी,
2018। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। हम मिलते हैं अगले सेशन में। एक जरूरी जानकारी, अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी का साथ ही दृष्टि आईएएस को बनाना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक कर लीजिए, फॉर्म फिल कर लीजिए। हमारे साथी आपसे खुद बात करेंगे, आपके मन के सवालों में जो भी होंगे उन्हें क्लियर करेंगे और आपकी तैयारी की रणनीति आपके लिए बताएंगे। या फिर आप सीधे कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। तो मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।